उपसहसंयोजक यौगिक या जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो है आपका चैप्टर आज से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोट्स बनते जाएंगे आपको बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जो है वो मिलते जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, आपके 12th में भी है। अगर 12th के स्टूडेंट है वो भी ये चैप्टर के सारे नोट्स जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे हम आज जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में पहले जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या होता है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे डेफिनेशन है, इन्हें भी जानना आप लोगों को काफी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप लोगों को इन छोटे छोटे चीजों का मतलब नहीं पता होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो भी आगे आप नोट्स देखोगे वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए जरूरी यही है कि पहले इन छोटे छोटे चीजों को हम जान लें, उसके बाद जो है वो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो देखने वाले हैं, और ये जो आपका टॉपिक है मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में 1-2 नंबर के लिए इस टाइप से डेफिनेशन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो सिंपल सॉल्ट के बारे में देखेंगे जिसे साधारण लवण कहते हैं, और डबल सॉल्ट क्या होता है, संकुल यौगिक क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। तो चलेगा, इस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल सॉल्ट क्या होता है, साधारण लवण जिसे आप कहते हो। और ये जो चीज है आप 9-10 से जो है वो पढ़ते आ रहे हो। NaCl तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि एक प्रकार का सॉल्ट है। NaCl कैसे बनता है, जब हम एसिड को और बेस को आपस में जो है वो मिला देते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं, मतलब जब किसी अम्ल का रिएक्शन किसी क्षार के साथ कराते हैं, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो हमारा जो है वो सॉल्ट बनता है, मतलब लवण बनता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो कि साधारण लवण क्या होता है, जब किसी अम्ल का रिएक्शन किसी क्षार से कराते हैं या फिर किसी एसिड का रिएक्शन जब हम किसी बेस के साथ कराते हैं, तो ये जो आपका जो भी बनेगा वो जो है वो आपका सॉल्ट कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लो, HCl क्या है आपका, एसिड है, मतलब HCl जो है वो अम्ल है, और NaOH क्या है, बेस है, मतलब ये क्षार है। हम दोनों को आपस में जो है वो रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये जो आपका Na है Cl के साथ आपस में जुड़ जाएंगे, आपका बन जाएगा NaCl। और जैसा कि पता है NaCl क्या है, सॉल्ट है, प्लस H2O भी यहाँ पे बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम एसिड और बेस को जो है वो आपस में मिलाते हैं तो हमारा सॉल्ट यहाँ पे बनेगा। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी काफी इजी एग्जाम्पल है। HCl को जब हम KOH के साथ जो है वो रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे भी एसिड बेस का जो है वो रिएक्शन हो रहा है, आपका KCl सॉल्ट यहाँ पे बनेगा और प्लस H2O भी बनेगा यहाँ पे। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपल सॉल्ट क्या होता है। जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो आपका सिंपल सॉल्ट जो है वो बन जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम जो है वो आगे का डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तक आप लोगों ने सिंपल सॉल्ट के बारे में अच्छे से जान लिया कि सिंपल सॉल्ट क्या होता है। अब हम यहाँ पे डबल सॉल्ट जो है वो देखने वाले हैं, जिसे द्विक लवण भी कहते हैं। डबल सॉल्ट उन यौगिकों को कहा जाता है जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ कुछ कैरेक्टर क्वालिटी वगैरह देखेंगे जो कि डबल सॉल्ट का जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये डबल सॉल्ट ठोस क्रिस्टलीय अवस्था में ही होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो आपका डबल सॉल्ट आप आगे देखोगे वो हमेशा सॉलिड रूप में ही आपको पाया जाएगा। ये एक प्रकार के जो है वो क्रिस्टलीय अवस्था में ही आप लोगों को मिलेगा। तो ये डबल सॉल्ट जो है वो हमेशा ठोस क्रिस्टलीय अवस्था में ही जो है वो ये पाया जाता है। सेकंड चीज, इन डबल सॉल्ट को जल में विलय करने पर ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अगर हम डबल सॉल्ट को जाकर के पानी में डाल दें, अगर जैसे ही हम उसे पानी में डालते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। अवयवी आयन मतलब क्या होता है, अवयवी मतलब क्या, जिनसे वो मिल करके बना हुआ है, उसी चीज में वो जो है वो टूट जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी आपका सॉल्ट होता है वो आपका डबल सॉल्ट कहलाता है। 2 एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। पहला है पोटास एलम, इसका जो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हो K2SO4 Al2SO4 324H2O। अगर हम इसे पानी में डालते हैं तो ये अलग अलग पार्ट में जो है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, जिनसे ये मिलकर जो है वो बना होगा उसी चीजों में ये जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो आपका सॉल्ट होता है वो डबल सॉल्ट कहलाता है। और आप देख रहे हो सिंपल सॉल्ट जो है, मतलब ये जो डबल सॉल्ट है वो सिंपल सॉल्ट से ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसे जो है वो डबल सॉल्ट भी कहते हैं। सेकंड है मोहर सॉल्ट, ये भी एक प्रकार का डबल सॉल्ट है। इसका भी फॉर्मूला आप देख सकते हो FeSO4NH4 2SO4 6H2O। तो 2 एग्जाम्पल आप लोग इसका याद कर लेना डबल सॉल्ट का। पहला तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग देख लेना। 2 क्वालिटीज में पाया जाता है। पहला तो ये सॉलिड रूप में रहता है, और जब हम इसे पानी में डालते हैं तो ये अपने आयनों में जो है वो विभक्त हो जाता है। बहुत ही इजी है।
तो क्लियर हुआ आप लोगों को डबल सॉल्ट। अब हम आगे देखते हैं संकुल यौगिक। बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, या फिर आप जिसे जटिल यौगिक भी कहते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी वही है, संकुल यौगिक भी वही है, जटिल यौगिक भी वही है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी वही है, और उपसहसंयोजक यौगिक भी वही है। मतलब इसके 2-3 नाम आप लोगों को जो है वो याद करना है। तो इससे रिलेटेड कोई भी नाम आता है, डेफिनेशन आपको यही लिखना है। नाम से ही स्पष्ट है जटिल यौगिक। जटिल मतलब आप क्या समझते हो, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। अब तक हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में पढ़ा है, काफी इजी सॉल्ट हम लोगों ने देखा, सिंपल सॉल्ट देखा, डबल सॉल्ट देखा। लेकिन ये जो आप सॉल्ट पढ़ोगे, ये जो आप कंपाउंड यहाँ पे पढ़ोगे, वो थोड़ा सा जटिल होगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब कैसे होगा देखो, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। अब अगर हम इसे पानी में डाल दे तो ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होंगे। मतलब जिन जिन चीजों से ये मिल करके बने होते हैं, उन चीजों में विभक्त नहीं होते हैं। बल्कि जब हम इसे पानी में डालते हैं तो एक विशेष प्रकार के और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो ये बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसे ही हम जो है वो जटिल संकुल यौगिक जो है वो कहते हैं। और इसे ही हम जो है वो उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। अब पूरे चैप्टर में आप जो है वो इसी प्रकार के यौगिक के बारे में पढ़ोगे, जिसको अगर हम पानी में भी डाल दे तो अपने अवयवी आयनों में कभी भी विभक्त नहीं होंगे। तो डेफिनेशन याद हुआ आप लोगों को। ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जो जलीय विलयन में अपने सभी अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं तथा घटकों का परीक्षण भी नहीं देते हैं। अगर हम इसके एक एक आयन का, एक एक एटम मॉलिक्यूल का अगर परीक्षण करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि ये विभक्त ही नहीं होते। तो कैसे हम जो है वो इसका टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इसलिए हम इसे संकुल या फिर जटिल यौगिक जो है वो कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैसे बनता है ये, FeCN2 एक्वस, मतलब इसे ये जो है वो पानी रूप में है। एक्वस आ गया मतलब ये आपका जो है वो वाटर के फॉर्म में रहेगा। तो FeCN2 और जब हम 4KCN को जो है वो मिलाते हैं, दोनों एक्वस फॉर्म में है आपका, तो ये आपका जटिल यौगिक बनता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और इसे ही हम जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख रहे हो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, मतलब इसका फॉर्मूला है K4FeCN6। ये है इसका फॉर्मूला पोटेशियम साइनाइड का। तो चलिए अगर हम देखते हैं, अगर हम इसे पानी में मिला दे तो ये कैसे होगा। अगर हम इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पानी में मिला देते हैं तो फिर ये क्या होगा। अगर हम इसे जल में विलय करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो K4FeCN6, अगर हम इसे पानी में मिला देते हैं तो पहले तो ये 4K+ बनाएगा और FeCN6 4- जो है वो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स जो है वो बना देगा। मतलब अगर हम इसे पानी में भी मिलाते हैं फिर भी ये जो है वो ऐसा कॉम्प्लेक्स जो है वो बना देते हैं। ये टूटते नहीं है, जबकि एक प्रकार का जो है वो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसलिए ये जो है वो जटिल कहलाते हैं, इसलिए ये जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कहलाते हैं। तो क्लियर हुआ आप लोगों को कि संकुल यौगिक या जटिल यौगिक क्या होता है। जो थोड़ा सा जटिल हो, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, उसे ही हम जो है वो जटिल यौगिक कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं केंद्रीय धातु, या जिसे हम सेंट्रल मेटल भी कहते हैं। तो किसी जटिल यौगिक में, अब आप लोगों ने समझ ही चुका कि जटिल यौगिक जो है वो क्या होता है। तो किसी जटिल यौगिक में एक मुख्य धातु परमाणु या आयन होता है, जिसके चारों तरफ अनेक अणु या आयन जो है वो जुड़े होते हैं। अब देखो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स जैसे कि FeCN6 4-, अगर हम इसे जो है वो थोड़ा सा फैला करके लिख दे तो ये आपका जो है वो ऐसा संरचना जो है वो बनेगा। मतलब बीच में आपका Fe आयन रहेगा और ये चारों तरफ, मतलब हर तरफ ये जो और भी आयन है और भी मॉलिक्यूल है वो ऐसे जो है वो जुड़े रहते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने 4- भी लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें जो है वो सेंट्रल मेटल जाने कि कौन सा केंद्रीय परमाणु है, तो नाम से स्पष्ट है जो केंद्र में है, जो बीच में है, जो सेंटर में है, वही आपका सेंट्रल मेटल जो है वो कहलाएगा। अगर इस टाइप से कंपाउंड आपको शो होता है तो बीच वाला हिस्सा, जैसे कि यहाँ पे Fe आयन आप लोगों को शो हो रहा है Fe2+, ये जो होगा आपका केंद्रीय धातु होगा। मतलब ऐसा मेटल या ऐसा धातु जो कि और भी आयनों से जो है वो जुड़ा रहता है, जो कि बीच में होता है, वो जो है वो आपका केंद्रीय धातु जो है वो कहलाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब हम देखते हैं लिगेंड क्या होता है। तो लिगेंड पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में ही बता देती हूँ कि लिगेंड कौन सा है। ये जो आपका CN यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ है, वो सब जो है वो लिगेंड कहलाएगा। तो डेफिनेशन देख लीजिए,
कोई परमाणु आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे करके उप सहसंयोजक बंध का जो है वो निर्माण करता है। अब ये क्या होगा, ये जो लिगेंड है इसको कुछ इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट करके इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे हम उप सहसंयोजक आबंध या कोवैलेंट बॉन्ड जिसे हम कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो लिगेंड है इस केंद्रीय धातु आयन के साथ जब कोई बॉन्ड बना लेते हैं तो ये जो आपका बॉन्ड होता है वो उप सहसंयोजक आबंध कहलाता है। और ये जो अणु होते हैं जो कि बीच वाले आयन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, ये सारे जो है वो आपके लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? सेंट्रल मेटल क्लियर हुआ आप लोगों का, लिगेंड क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं और क्या क्या डेफिनेशन है। उप सहसंयोजन संख्या जिसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हो, तो किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन से संयुक्त लिगेंडों की कुल संख्या को उस केंद्रीय धातु आयन की उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। आप लोगों ने यूनिट 1 में काफी टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और कई चीजों में तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी जो है वो सीखा हुआ है, कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बहुत ही सिंपल है, बीच वाले आयन से जितने भी अणु या आयन जो है वो जुड़े रहेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप काउंट करो कितना जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। मतलब जितने से जुड़ा होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसी भी कंपाउंड का। बहुत ही सिंपल है। एक और लास्ट में हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, क्या कहा जा रहा है। उप सहसंयोजक क्षेत्र या जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, किसी संकुल में कोष्टक के अंदर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। अब देखिए ये भी काफी इजी है। यहाँ पे हम लोगों ने कोष्टक लगाया हुआ है और इस कोष्टक के अंदर पूरे आपके जो भी आयन है, जो भी अणु है, परमाणु है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कोष्टक के अंदर का जो हिस्सा होता है, कोष्टक के अंदर का जो हिस्सा होता है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो कहा जाता है, या उप सहसंयोजक क्षेत्र भी इसे जो है वो हम कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? लास्ट में हम ये देखते हैं कि ये जो आपका चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड आप आगे पढ़ोगे उसे ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। ऐसा यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु हो, यहाँ पे लिगेंड हो और यहाँ पे कुछ कुछ बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, इस टाइप से कोष्टक लगा हो, तो इस टाइप के जो भी आपके कंपाउंड दिखेंगे वही आपका जो है वो उप सहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कहलाएगा। मतलब ये जो होता है वो जटिल यौगिक होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो भी हमारा आज का इंट्रोडक्शन था। कल से हम जो है वो इसके बारे में और भी कुछ चीजें जो है वो देखेंगे। सारे नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में ही मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।